मालती हॉल में बैठी थी, तभी उसकी बहू सारिका खाना लेकर जाती है। बहू, ये तू क्या खा रही है? सब्जी के साथ ब्रेड? क्या रोटी खत्म हो गई है घर में? नहीं नहीं माँ जी, रोटी तो है ही, बस मेरा मन कर रहा था आज कुछ सब्जी के साथ ब्रेड खाऊं। बहू, ये सब मैदे का होता है, तेरे लिए अच्छा नहीं है। तुझे अभी भी समझा रही हूँ मैं। माँ जी, मुझे तो ये पसंद है, आप तो जानती ही हैं। मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ और तू है कि समझने वाली ही नहीं है। जो मन कर रहा है वो खा रही है, जब खाकर बीमार हो जाएगी तब पता चलेगा। ना जाने माँ जी को मेरे ब्रेड खाने से क्या परेशानी है। ब्रेड तो छोड़ो, मुझे तो कभी कभी लगता है उन्हें मुझसे ही परेशानी है। सारिका की बात सुनकर मालती को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ मटकते हुए मालती की पड़ोसन कांता आती है और बोलती है, अरे बहू, क्या बात है? आज लगता है तेरे घर में खाना नहीं बना। अरे नहीं नहीं कांता काकी, खाना तो बना है, लेकिन खाने का मन ही नहीं है, तभी तो ब्रेड खा रही हूँ। तुझसे तो बातें करना बेकार है। तेरी सास कहाँ है? माँ जी तो थोड़ी देर पहले ही कमरे में गई है। अरे कांता, कैसी है? आना बैठ और बता, खाना पीना हो गया? हाँ मालती, अभी ही खाकर आ रही हूँ। वैसे अभी आते हुए तेरी बहू मिली मुझे, हॉल में ब्रेड खा रही थी। अरे उसकी तो ये पुरानी आदत है, तू तो जानती ही है ना। अरे मालती, तेरी बहू ने ही मेरी बहू को भी अपनी तरह बना लिया है। उसे भी तेरी बहू की तरह ब्रेड खाने की आदत हो गई है। क्या बात कर रही है कांता? मैं तो अपनी बहू की इस आदत से बहुत तंग आ चुकी हूँ। क्या बताऊँ अब तुझे मैं। मालती और कांता थी तो दोनों अपनी अपनी बहुओं से परेशान, लेकिन यहाँ मालती को ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि सारिका घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी। हमेशा ही ब्रेड खाती रहती थी, और ब्रेड भी अतरंगी तरीके से, कभी किसी चीज के साथ तो कभी किसी और चीज के साथ। ऐसे ही एक दिन सारिका ब्रेड पर चॉकलेट लगाकर खा रही थी। बहू, तू अब खाना खा रही है? अरे तूने तब क्यों नहीं खाना खाया जब सब खा रहे थे, और सोते के समय ये ब्रेड और चॉकलेट खा रही है तू? माँ जी, मेरा ना मन कर रहा था कुछ ऐसा खाऊं जो मुझे बहुत अच्छा लगे। आप भी खाओगी? सारिका का ये अनोखा आविष्कार देखकर मालती सोने चली जाती है, और अगली सुबह मालती उठती है, अपनी बहू से कहती है, बहू, आज मेरा भाई आ रहा है, बिस्किट, नमकीन, भुजिया ये सब मंगवा लियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, मैं अभी मंगवा लेती हूँ। माँ जी क्या कम थी, जब उनके भाई भी आ रहे हैं। अब ना जाने ये दोनों भाई बहन मिलकर मुझ पे क्या अत्याचार करेंगे। और हाँ, मैं तो तुझे ये कहना ही भूल गई, समय पर काम निपटा ले, वो निकल चुका है, आता ही होगा। हाँ माँ जी, बस खाना बना लूँ, उसके बाद ही घर का काम करना शुरू करूँगी। सारिका अपनी सास के भाई के लिए खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती। अच्छा अच्छा खाना बनाती है, और फिर चाय नाश्ते के लिए भी आलू भुजिया ला देती है। आलू भुजिया लाने के बाद सारिका खुद से कहती है, अरे इस भुजिया का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वैसे भी भुजिया को ब्रेड में लगाकर खाने में बहुत मजा आता है। क्या बात है, आज तो ये नए टेस्ट का इजाद किया है मैंने, मजा ही आ गया। सारिका को ब्रेड भुजिया इतनी अच्छी लगती है कि अब वो कई सारी ब्रेड भुजिया खाने लगती है। अब देर शाम मालती का भाई मनोज घर आता है। अरे मनोज, आ गया? मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना तुझे? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बहुत अच्छे से आ गया। बस आजकल ट्रैफिक कुछ ज्यादा होता है, कहीं भीड़ होती है तो कहीं कुछ होता है। अरे इसीलिए देर हो गई, वरना मैं तो कब का आ जाता। और मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा बस चलता तो मैं उड़ के आ जाता, लेकिन क्या करूं दीदी, रास्ता इतना दूर है तो आने में समय लग ही जाता है। हाँ, ये तो तू सही कह रहे। सड़कों पर भी अब बहुत भीड़ होने लगी है, और बस इसी से समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ दीदी, ये तो है। वैसे दीदी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? सुबह से पानी नहीं पिया। वो क्या है ना, बोतल लाना भूल गया था, और रास्ते में गाड़ी वाले को बोला कि बोतल लेना है, तो उसने रोका नहीं, कहा मुझे भी शाम को घर जाके अपनी बोतल लेना है। इसके खातिर उसने मुझे बोतल नहीं लेने दिया। अब बोतल नहीं लिया तो पानी नहीं पिया। अरे दीदी, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। अरे मैं भी ना बातों बातों में तुझे भूल ही गई। अरे बहू, बहू कहाँ है तू? मनोज आ गया मेरा भाई, जरा पानी चाय ले आ। अपनी सास के कहने पर सारिका तुरंत जाकर बस पानी का ग्लास लेकर मनोज को दे देती है। ये देखकर मालती बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अब तुझे पानी कहा तो क्या पानी ही लेकर आएगी? जा चाय नाश्ता लेकर आ, किसी काम की नहीं है तू। कभी अपना भी दिमाग लगा लिया कर,
या फिर दिमाग को भी ब्रेड के बीच में लगाकर खा गई? माँ जी आप भी ना कुछ भी कहती हैं। अरे भला मैं अपना ही दिमाग कैसे खा सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहू, जितनी तू बातें करती है ना, अगर उतना ही दिमाग चला लेती और काम कर लेती तो मेरी चिंता दूर हो जाती। माँ जी आप बोल तो ऐसी रही हो जैसे घर के सारे काम आप ही करती हो। अरे मैं ना होती तो पता नहीं आपका क्या होता माँ जी। अगर अब तेरी बकवास पूरी हो गई हो तो जाकर चाय नाश्ता भी ले आ। अभी लेकर आती हूँ। सारिका सारी भुजिया तो पहले ही खा चुकी थी और अब जब खाली पैकेट देखती है तो खुद से कहती है, अरे भुजिया तो मैंने खा लिया और मुझे भी पता नहीं चला। और तो और मैंने ब्रेड में भुजिया लगाकर खाया। अब मैं माँ जी को क्या ही बोलूंगी। बहुत चाय बिस्किट तक तो ठीक है, लेकिन भुजिया नमकीन कहाँ है? मैंने अभी ही किचन में भुजिया का बड़ा सा पैकेट देखा था। हाँ माँ जी था तो, लेकिन उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी तो मैंने उसे फेंक दिया। चल कोई बात नहीं मनोज, तो बिस्किट ही खा ले। मैं अभी दुकान से तेरे लिए भुजिया मंगवा देती हूँ। अब सारिका मनोज को चाय पानी देने के बाद ही अपने कमरे में पहुंचती है और उसने जो ब्रेड भुजिया बनाया होता है वो खाते हुए खुशी से कहती है, आज तो मैं बच गई। अगर माँ जी को पता चलता कि मैंने भुजिया को ब्रेड में लगाकर खाया है तो मेरी जान ही ले लेती। लेकिन कुछ भी कहो, खाने में मजा तो आ गया। आहा। देख मनोज, ये है मोहन और सारिका बहू। बहू तू यहाँ? मैं तुझे हॉल में ढूंढ रही थी। दीदी घर तो अच्छा है आपका। इसने तो कहा था कि भुजिया खत्म हो गई है और ये यहाँ उसे ब्रेड में लगा लगा कर खा रही है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ जी खाएंगी क्या आप? वो मैं ब्रेड भुजिया लगाकर खा रही हूँ। थोड़ी सी भुजिया बची है तो मैंने सोचा इसे ब्रेड में लगा लूं। तो इसका मतलब ये है कि बहू ने वो बड़ा पैकेट भुजिया का खत्म किया है। लेकिन देखने में तो ये अच्छा लग रहा है। मैं भी एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। माँ जी आप गुस्सा मत होइए। वो क्या है ना, मुझे ब्रेड के साथ कुछ भी नहीं मिला खाने को तो मैंने ब्रेड में भुजिया लगाकर खा ली। अरे बहू, इसमें भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? ला दे, खा कर देखूं आखिर कैसे लगती है ब्रेड भुजिया। इतना बोलकर मालती सारिका के आगे रखी ब्रेड भुजिया उठा लेती है और खाते हुए अपने भाई मनोज से कहती है, मनोज खा कर देख, बहू ने बनाया है। वैसे भी तुझे तो नमकीन भुजिया बहुत पसंद है। कैसे तू मुझसे छीनकर भुजिया खाया करता था। हाँ दीदी, लेकिन ये ब्रेड भुजिया मुझे कुछ समझ नहीं आया। खाकर देखता हूँ कैसा है। थोड़ा खाऊंगा, अच्छा लगा तो और देना। मामा जी आपको कैसा लगा ब्रेड भुजिया? वाह बहू वाह, क्या खिला दिया तूने। अगर मेरे पास 100 के छुट्टे होते तो पक्का तुझे 10 रुपए देता। लेकिन सच कहूँ बहू, बहुत अच्छा है। मजा आ गया खाकर। अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। इतना कहने के बाद मनोज एक और ब्रेड उठा लेता है और खाने लगता है। ये देख सारिका खुद से कहती है, मुझे तो लगा था माँ जी मुझे सुनाने वाली हैं, लेकिन माँ जी को तो ये ब्रेड भुजिया मुझसे भी ज्यादा पसंद आई है। सारिका की आदत अब उसके घर में फैल गई थी। जब से सारिका ने अपनी सास और सास के भाई मनोज को खिलाया था, वो उसकी भी जुबान पर चढ़ गया। अब अगली सुबह सारिका अपनी सास से कहती है, माँ जी चाय के साथ क्या लाऊं आपके लिए, मामा जी के लिए? चाय के साथ तो ब्रेड भुजिया ही ले आ बहू। ए बहू, चाय ला रही है तो ब्रेड भुजिया ले आई हो। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो मजे से खाऊंगा। क्या बात है सारिका, गुड जॉब। तूने तो अपने साथ साथ पूरे घर को ब्रेड भुजिया खिलाने की आदत लगा दी। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे बोल दे कि मैं ब्रेड के साथ भुजिया क्यों खाती हूँ। मजा ही आ गया सारिका। अब तो जल्दी से इन्हें चाय के साथ ब्रेड भुजिया दे दे। अब जैसे ही सारिका अपनी सास मालती और मनोज को चाय के साथ ब्रेड भुजिया दे रही होती है, तभी कांता का आना होता है। ब्रेड भुजिया, ये कैसा नाश्ता है? मालती जरा मुझे भी चखा, मैं भी देखूं कैसा है। मालती एक और दे, मैं भी जा रही हूँ बहू को कहने ब्रेड भुजिया बनाए। सारिका को अब एक भी ब्रेड भुजिया खाने को नहीं मिल रही थी, इसलिए सारिका ब्रेड लाना ही बंद कर देती है। ये देखकर मालती और मनोज दोनों कहते हैं, बहू अब तो ब्रेड भुजिया क्यों नहीं बना रही? क्योंकि मुझे खाने को तो मिलती नहीं है, तो मेरा बनाकर क्या फायदा। लो दीदी, कर दिया आपका काम। अब ये दोबारा कभी भी ब्रेड भुजिया नहीं खाएगी। अब तो खुश हो ना? सारिका को तो नहीं पता था, लेकिन ये उसकी सास और उसके भाई की चाल थी, जिसके बाद सारिका कभी ब्रेड भुजिया नहीं खाती है।
रामू एक बंगले में नौकर का काम किया करता था, लेकिन उसका बचपन से ही सपना था कि वो अपने मालिक की तरह एक बड़ा आदमी बने। लेकिन अचानक पिता की मौत के बाद रामू पर उसकी बहन, माँ और घर की जिम्मेदारियां आ गई, जिस कारण उसने अपने सारे शौक मार दिए। अब रामू रोज अपने मालिक के बंगलों में जाकर सुबह से शाम तक काम करता और वहीं अपना समय बिताया करता। एक रोज रामू अपने मालिक की कार साफ करते हुए मन ही मन सोचता है, ये बड़े बड़े लोगों का भी क्या कहना, ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें, लंबा बड़ा घर और सबसे ज्यादा तो मुझे मालिक के वो लंबे लंबे जूते, ओहो बहुत ही पसंद आते हैं। रामू मन ही मन ये सोच ही रहा होता है, तभी रामू का मालिक ध्यानचंद अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलता है। लेकिन आज उसके मालिक ने वो महंगे वाले जूते नहीं पहने थे, जिसे देखकर रामू अपने मालिक से बोलता है, अब मालिक आज आपने वो बड़े वाले जूते नहीं पहने, क्या बात हो गई? नहीं रामू, आज मुझे ये जूते पहनने थे और मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। अरे घर का सारा काम हो जाए तो घर चले जाना, क्योंकि मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जी मालिक, मैं घर का काम करके अपने घर चला जाऊंगा। आप जब भी आओ तो मुझे बुला लेना मालिक। अब रामू के मालिक के जाने के बाद रामू घर की सफाई में लग जाता है। उसके बाद जैसे ही रामू जाने लगता है, तभी उसकी नजर अपने मालिक के बूट की तरफ जाती है, जो रामू को बहुत पसंद आते हैं। और रामू अपनी टूटी हुई चप्पल खोलकर उस बूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। तभी रास्ते में रामू को उसका सेठ मिल जाता है, जिससे रामू ने पैसे उधार लिए थे। अब वो रामू को देखकर उससे कहता है, क्या बात है रामू, धोती कुर्ता और ये बूट वाले जूते, ये तो तुझ पे बहुत ही जच रहे हैं। कहाँ से चुराए हैं तूने ये बूट वाले जूते? ये मेरे मालिक का है। वैसे आपको क्या काम है सेठ जी? अरे जब ये बूट वाले जूते पहने ही हैं, तो आप मेरे पैसे भी लौटा दे, वरना मुझे तो तेरे जूते भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और साहब के जूते पहनने से तू कोई साहब तो हो नहीं जाएगा, जो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्दी ही दे दूंगा। अभी मुझे अपने बेटे के स्कूल जाना है। अभी तो मुझे एक जरूरी काम पर जाना है, वरना तेरी खाल तो मैं यहीं उधेड़ देता। जब पैसे लेने आते हैं तो माई बाप बोलते हैं, और जब मांगो अपने पैसे वापस तो इनकी नानी मर जाती है। अब रामू वहाँ से सीधा अपने बेटे के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर रामू को देखकर कहती है, आइए सर, आप कैसे हैं? देखने से तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को बिगाड़ कर रख दिया है। वो इतनी छोटी उम्र से ही नशा करता है और अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। जी मैं समझाऊंगा उसे, आप उसे स्कूल से ना निकालें। जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, जब आप इतने महंगे जूते पहन सकते हैं तो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? जी मैं तो खुद किसी के घर पर काम करता हूँ। अब रामू स्कूल से जब अपने घर की तरफ जाने लगता है, तब वो अपने बूट वाले जूते को देखकर सोचते हुए खुद से बोलता है, क्या किस्मत है, इस जूते को पहनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं का रईस ज्यादा हूँ, लेकिन असल में तो हूँ एक नौकर ही। अब जैसे ही ये सोचता हुआ रामू आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे ही रामू को स्कूल से थोड़ी ही दूर पर एक जूते पॉलिश करने वाले की दुकान दिखाई देती है। और उस दुकान पर बैठा एक मोची रामू को देखकर सलाम करते हुए रामू से बोलता है, सलाम साहब, जूते पॉलिश करवा लो, अभी तक बोनी नहीं हुई है। अरे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, आपसे मैं जूते पॉलिश भला कैसे करवा सकता हूँ? अब मुझे नहीं करवाने जूते पॉलिश। साहब सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो? पहनावे से तो अमीर लगते हो और एक आना भी नहीं है जेब में, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बोला नाम नहीं करवाने, अब नहीं है मेरे पास पैसे, और ये जूते मेरे नहीं मेरे मालिक के हैं। चोर कहीं का, चोरी करके जूते तो ऐसे पहनकर चल रहा है जैसे खुद के पैसों से खरीदे हो। चल निकल यहाँ से। अब रामू अपने घर पहुँचता है उन जूतों के साथ, जिसे देखकर रामू के पड़ोस की विमला रामू से बोलती है, जी साहब, किससे मिलना है आपको? इस बस्ती में आप किससे मिलने आए हो? नए लगते हैं यहाँ पर आप। अरे विमला काकी, मैं कोई साहब वाहब नहीं हूँ, अरे रामू हूँ रामू। अब पहचाना नहीं क्या आपने? हे भगवान, तू तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। ये जूते तो बहुत महंगे मालूम पड़ते हैं, कहाँ से लाया है? विमला काकी, ये मालिक के जूते हैं, उनके जूते पहन कर आया हूँ, अच्छे लग रहे हैं ना? बताओ, अब नौकर भी मालिक के जूते पहनने लगे, हद ही है।
सही भी है, खुद खरीद कर तो पहन नहीं सकते ना। अब रामू तो उन जूतों को पहनकर ही सोता है और पहनकर ही उठता है। हालांकि अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन अब सुबह के समय जैसे ही वो उन जूतों के साथ बाहर निकलता है, वैसे ही रामू देखता है कि उसके मालिक के वो जूते पीछे की साइड से निकल रहे हैं और वो बहुत गंदे भी हो चुके हैं, जिस वजह से रामू उन जूतों को खोलकर पहले तो साफ करता है। फिर वो उन जूतों को एक मोची की दुकान पर ले जाता है और मोची को बूट वाले जूते दिखाते हुए कहता है, सुनो, इन्हें जोड़ दो, ये इस साइड से निकल रहे हैं। अरे साहब, ये जूते यहाँ तो कोई नहीं जोड़ सकता है, ये तो स्पेशल बूट वाले जूते हैं। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? देख लो ना, कुछ हो जाए। अरे मेरे नहीं है, किसी और के जूते हैं, देख लो भाई। देखो साहब, इस पर हम धागा नहीं चला सकते, वो साफ साफ दिखेगा। आप इतना कह रहे हैं तो सिल ही देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, साहब ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे इन जूतों ने तो मेरी वाट लगवा देनी है। अब रामू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब तो उसका मालिक उसे नौकरी पर से ही निकाल देगा, पर वो करे तो करे क्या। रामू ये सब सोच रहा होता है, तभी रामू के मालिक का फोन आ जाता है और रामू का मालिक भी रामू से आने की बात कहता है। अब रामू ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में रामू बंगलों पर जाकर उन बूट वाले जूतों को ग्लू से चिपका कर रख देता है और मन ही मन सोचता है, अरे मालिक क्या करेंगे, ये तो मालिक के हाथों में है। मैंने तो इसे रख दिया है। वैसे किसी ने सच ही कहा है, इंसान को उसकी हैसियत के हिसाब की चीजें करनी चाहिए, ना कि हैसियत के बाहर की। अब कुछ ही समय में रामू का मालिक ध्यानचंद आ जाता है और वो आते ही रामू से कहता है, रामू, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है भाई। जी मालिक, अभी बना देता हूँ। अब जैसे ही उसका मालिक तैयार होकर अपने बूट वाले जूतों को पहनकर ध्यानचंद 2 कदम आगे चलता है, वैसे ही उसका पैर पास रखी टेबल से टकरा जाता है और वो जूता टूट जाता है। ये देखकर ध्यानचंद रामू को आवाज लगाता है और रामू से कहता है, रामू, ये देखो मेरे बूट वाले जूतों को क्या हो गया है, मुझे मीटिंग में जाना है। वैसे तुम इसे फेंक दो, ये मेरे ससुराल वालों की देन है, तो भाई काम के समय तो धोखा ही देंगे। क्या बात है, मालिक तो गुस्सा भी नहीं हुए, ससुराल का माल था ना शायद, इसलिए। चलो जो भी है, मेरा तो फायदा ही हो गया। क्या सोच रहे हो रामू, इसे उठाओ और फेंको बाहर। हालांकि रामू उन जूतों को फेंकता तो नहीं है, लेकिन वो उन्हें फिर से अपने घर ले जाता है और उन्हें पहनकर वो बहुत खुश होता है। हालांकि रामू के मालिक के ये जूते रामू के लिए अच्छे बुरे दोनों साबित हुए थे। सरला की बहू रिंकू को गर्मियों में आम खाने का बहुत शौक था, जिस वजह से बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए एक रोज रिंकू अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आज शाम को जब आप मार्केट जाओ ना, तो मेरे लिए 2 किलो पके हुए ताजा ताजा आम जरूर लेती आना। आम? और अभी नहीं बहू, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी के आम खराबी करेंगे। नहीं माँ जी, मुझे आम ही खाने हैं, मुझे नहीं पता, आप मुझे बस पके हुए आम ला कर दे दो। ठीक है बहू, तू इतनी जिद कर ही रही है तो मैं तेरे लिए पके हुए ले आऊंगी। देर शाम जब सरला मार्केट आती है तो अपनी बहू के लिए ढेर सारे आम लेकर आती है, जिसे देखकर रिंकू भी काफी खुश हो जाती है। अब अगली रोज करीब दिन के 2 बजे रिंकू हॉल में बैठी आम खा रही होती है, तभी बिजली बिल वाला आ जाता है और रिंकू आम खाने के बाद बहुत ही बेकार हालत में बिजली बिल वाले के पास पहुंचती है। तभी बिजली बिल वाला रिंकू से कहता है, मैडम जी, हाथ तो धो आती, ये आपका बिल है। अरे आप इधर दीजिए बिजली का बिल, कितना है? 4000, याद रहे। इतना बोलकर बिजली वाले के सामने ही रिंकू उस बिल से अपना मुंह और हाथ साफ कर लेती है और उस बिल को दरवाजे से बाहर फेंक के चली जाती है। कुछ समय बाद जब सरला घर आती है और आते ही अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तो महीने की 28 तारीख हो गई है, बिजली वाला बिल नहीं दे गया। सोचा था अमन को कहूँगी शाम में भरवा दे, लेकिन देख अब तक आया ही नहीं बिजली का बिल। इतना सुनने के बाद रिंकू मन ही मन सोचती है, माँ जी, जिस बिजली बिल की आप बात कर रही हैं ना, उसे तो मैंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया।
अब तो बिजली जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही समय बीतता है। करीब 10 दिन बाद ही सरला के घर की लाइट बिजली विभाग वाले काट देते हैं। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू सच बोल, तूने बिजली का बिल लिया था ना? देख, उन्होंने हमारी लाइट कट कर दी। अब अंधेरे में हम कैसे रहेंगे? माँ जी, आप रिंकू पर शक कर रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको क्या लगता है बिजली वाला बिल देने आया और मैंने बिल लेकर उसे इस आम वाले हाथों से साफ करके फेंक दिया? नहीं बहू, तू इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मैंने तुझसे बस पूछा है। अब जब रिंकू का पति अमन बिजली विभाग में बिजली का बिल भरवाने जाता है तो बिजली विभाग में काम करने वाला वही आदमी अमन से कहता है, जी देखिए, अब की बार तो मैं आपकी सुन लेता हूँ, लेकिन आपकी मिसिस की जो हरकतें देखी ना मैंने उस दिन, उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि आप जैसों को अंधेरे में ही रहना चाहिए। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हुआ क्या है बताइए तो सही। जी मैं आपके घर बिजली का बिल देने गया था, लेकिन आपकी बीवी ने आम खाए हुए हाथों से बिल से अपना हाथ पोंछ लिया और उसे फेंक दिया। जी बताइए, ये कोई बात है? जी माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब अमन घर आता है और आते ही अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर सरला अपनी बहू रिंकू को बुलाती है और उससे कहती है, बहू, तुझे मैंने आम खाने को क्या मना किया? तू तो मुझे बदनाम ही करने में लगी हुई है। बिजली के बिल के साथ जो भी किया वो बिजली वाला शिकायतें कर रहा था। अब रिंकू कुछ भी नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। अब अगले दिन करीब 12 बजे रिंकू आम खा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनकर रिंकू दरवाजे पर जाती है तो वो देखती है कि एक भिखारी आया हुआ है और वो रिंकू को देखकर कहता है, खाने के नाम पे कुछ दे दे। अरे अरे बिटिया, तू ना एक काम कर, तू पैसा ही दे दे, तू तो खुद मुझे भूखी लग रही है। ये सुनकर रिंकू अपने कमरे से 10 रुपए लेकर आती है और उन्हीं गंदे हाथों से उस पैसों को भिखारी को देने लगती है। ये देख भिखारी रिंकू से कहता है, ये ले अपना गंदा नोट, मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ गई, ये तुम मुझसे बड़ी भिखारी लग रही है। अब वो भिखारी भी रिंकू की गंदी हालत देखकर उसे उसके पैसे वापस लौटाकर चले जाता है। लेकिन तभी कुछ समय बाद विमला का सरला के घर आना होता है और अब भी रिंकू बुरी हालत में आम के रस में सनी हुई आम खा रही थी। ये देखकर विमला रिंकू से बोलती है, बहू, ये क्या हाल बना रखा है अपना तूने? अपना आम खा रही है या आम के साथ खेल रही है? ऐसे तो बच्चे भी आम नहीं खाते होंगे। अरे विमला आंटी, आपको खाने हैं? लो खाओ ना, मीठे हैं एकदम। ना ना बाबा, तू ही खाइए, वैसे सरला कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी तो चैन से आम खा पा रही हूँ, वरना तो माँ जी मुझे इस हालत में देख ले तो घर से बाहर ही निकाल दे। चल वो सब छोड़, ये मेरी भतीजी की शादी का कार्ड है, ले, सरला आएगी तो उसे जरूर याद से थमा दियो, खासकर उसके लिए ही भेजा है मेरे भाई ने। अब विमला तो कार्ड देकर चली जाती है, लेकिन रिंकू जब आम खाकर उठती है तो वो शादी के कार्ड से आम के छिलकों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और आकर अपने कामों में बिजी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक रोज सरला हॉल में बैठी होती है और विमला सरला के घर आती है और आते ही सरला से कहती है, और बता सरला, थोड़ी भी तुझे शर्म नहीं आई? मेरे भैया ने इतने प्यार से तुझे मेरी भतीजी की शादी का कार्ड दिया, लेकिन तू आई नहीं। शगुन की ही तो बात थी, तू कौन सा ये घर मेरी भतीजे के नाम करती, 101 रुपए ही दे देती। अरे विमला, बैठ तो सही, सुबह सुबह चढ़ा कर आई है क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। और नहीं तो क्या, मेरी भतीजी की शादी में क्यों नहीं आई? उसके लिए न्योता भी देना होता है। अब तेरी तरह तो है नहीं हम कि बिन बुलाए आ जाए। अपनी बहू से पूछ कि मैंने उसे क्या कहकर शादी का कार्ड दिया था। अब ये सुनते ही रिंकू वॉशरूम भाग जाती है। इधर सरला उसे आवाज लगा ही रही होती है और जब रिंकू नहीं आती तो सरला विमला से कहती है, रुक, तू बैठ, वो आती है तो उससे पूछती हूँ, तूने क्या सच में कार्ड दिया भी है या यूं ही रौब जमाने आ गई? अब सरला और विमला रिंकू के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रिंकू आती है, विमला रिंकू से बोलती है, रिंकू बहू, जरा इधर तो आ, मुझे ये बता कि तूने मेरा दिया हुआ शादी का कार्ड कहाँ रखा है? वो आपके लिए चाय नाश्ता कुछ लाऊं? शादी का कार्ड कहाँ है? तुझसे जितना पूछा जाए उतना ही बताया कर। माँ जी, वो क्या है ना कि
आपका फोन बज रहा है। अब सरला फोन को साइलेंट कर देती है और रिंकू से कहती है, हाँ तो बहू, तू क्या कर रही थी? देख, बातों को घुमाना बंद कर और जल्दी से ये बता कि क्या, कैसे और क्यों किया तूने उस शादी के कार्ड का, जिसकी वजह से विमला तुझसे लड़ रही है। हाँ तो बता ही तो रही हूँ माँ जी। पहले आप मुझे डांट क्यों रही हो? बहू चल बता भी दे, मुझे मार्केट भी जाना है। साथ चलूंगी ना विमला, दोनों साथ में होकर आएंगे मार्केट से। तभी रिंकू अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विमला रिंकू से कहती है, बहू कहाँ को चली, बता कहाँ रखा है तूने शादी का कार्ड? वो मैंने आम खाते खाते उस पर आम के छिलके उठाकर फेंक दिए। ये बात, यही सुनना था। इसने तो हद मचा रखी है। अब इस पूरी गर्मी में आम ही नहीं लेकर आऊंगी। ले सुन ले, मैं तो अब तक अपनी बहू से परेशान थी, लेकिन अब तेरी बहू से भी परेशान हो चुकी हूँ। अब सरला को समझ आ जाता है कि उसकी बहू आम खाने के चक्कर में अपनी जमीन तक के कागज गिरवी रख सकती है, जिस वजह से सरला अपनी बहू को पूरी गर्मी आम नहीं खाने देती और उसने जो अब तक कांड किए होते हैं उसकी सजा यही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।